वीडियो को देखिए और ध्यान से समझिए। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस सत्र में पूछे गए क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये 2011 में, और जिस साल का ये क्वेश्चन उस साल भी रिपीटेड हुआ है, तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। और एक बात बता देता हूँ, सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी या फिर होम साइंस, जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है ना, इसमें हमेशा जो क्वेश्चन बैंक है उसी से ही क्वेश्चन आते हैं। आप अगर चाहो खुद से स्टडी करने के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस सत्र का जो लगभग 5 से 7 साल का जो क्वेश्चन है ना, उसको कवर कर लीजिए। 100% उसी से ही आपका भिड़ जाएगा सारा क्वेश्चन आंसर। हमेशा यही होता है जैकबोर्ड में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, जाति की परिभाषा दे। जाति क्या है? तो देखिए कभी भी परिभाषा लिखिएगा उस सिचुएशन में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है जिस सिचुएशन में आपको उसका उत्तर नहीं आता है। लेकिन आपको उत्तर किस तरीके से लिखना है? जाति की परिभाषा समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के तरीके से ही आपको परिभाषा देना होगा। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या आपका, जाति एक सामाजिक समूह है जो अपने सदस्यों को, जाति क्या है? एक समाज का ही समूह है जो अपने सदस्यों को खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक संपर्क के संबंध में कुछ प्रतिबंध मानने के लिए निर्देश करता है। जाति कहने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर कोई हिंदू जाति का है या फिर कोई मुस्लिम जाति का है, जैसे भारत देश में ही अलग अलग तरीके से जात में बटे हुए है ना, तो अलग अलग जाति में क्या होता है, अलग अलग नियम होता है, अलग अलग कानून होता है, और वो एक समाज का ही समूह होता है। और उनको अपने सदस्यों के खान पान और साथ ही साथ विवाह करवाना और साथ ही साथ व्यवसाय यानी विवाह भी वह अपने जात में ही करते हैं। और जो भी सामाजिक संपर्क होते हैं और उससे जो संबंध बनाते हैं उसमें कुछ प्रतिबंध भी होता है कि हाँ भाई आपको अपने जात के अंडर में ही सारा कार्य करना है। ये जो नियम है अपने जात के अंडर में है, दूसरे जात के अंडर में ये सारा नियम नहीं है। तो यही होता है एक जाति। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जनांकिकी वह विज्ञान है। तो कौन सा विज्ञान है? जनांकिकी, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जनता के गुणवत्ता को, समाज में किस तरीके से क्या क्या चीज़ है, क्या क्या दशाएं हैं, उन सभी की क्वालिटी को गिनना, आंकना, वही कहलाता है जनांकिकी विज्ञान। अब देखिए यहाँ पर परिभाषित कैसे करना है। जनांकिकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या की सामान्य गतियों, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक दशाओं का अध्ययन करती है। जनांकिकी क्या करता है? एक ऐसा विज्ञान है जो जनसंख्या की, जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या होगा, जैसे हमारे भारत देश में भी जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या के सामान्य गतियों, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक दशाओं का अध्ययन करती है। और कहीं अधिक विस्तृत अर्थों में यह मानव जाति का प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास है, उसी को जनसांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं? इतिहास में ये वाला वर्ड बहुत बार आप लोग सुने होंगे, चाहे वो 6 क्लास का बच्चा हो, 7 का हो, या फिर 8 का हो, या फिर 10 का हो, या फिर 12 का हो। उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी भी राज्य पर लोगों का निवेश हो और वह इस राज्य में कब्जा करके शासन करना चाहता हो, उसी को तो कहा जाता है कि यहाँ पर वह निवेश करके उपनिवेशवाद हो चुका है, यानी वह यहाँ पर कब्जा करके अपना राज्य शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। जैसे यहाँ पर देखिए परिभाषा, उपनिवेश का तात्पर्य उन शासक या प्रशासक तंत्र से है जो साम्राज्य का विकास करना चाहता है। अभी हमने क्या बताया, वो ऐसा इंसान है जो दूसरे राज्य में, राज्य का मतलब आप स्टेट मत समझिएगा, राज्य का मतलब होता है कोई देश, ठीक है, तो वह किसी दूसरे देश में क्या करना चाहता है। जैसे हमारे भारत देश का उपनिवेश कौन था? उपनिवेश तो वो अंग्रेज था, हमारे भारत देश में आया व्यापार की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर क्या किया, हम लोगों को गुलाम बना दिया और अपना सत्ता काबिज कर लिया, कायम कर लिया। तो वही चीज़ है, तो कोई भी प्रशासन तंत्र से है जो साम्राज्य का विकास करना चाहता है, यहाँ पर कब्जा करके राजा बनना चाहता है, तब वह उपनिवेशवाद को अपनाता है। सशक्त शासक जब दूसरे शासक को पराजित करके अपने साम्राज्य के तहत विभिन्न उपनिवेश स्थापित करता है, तो ऐसी क्रिया को ही उपनिवेशवाद कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो सशक्त शासक है वह क्या करता है, जो जिस देश में दूसरा जो शासक है तो वह दूसरे देश में क्या करता है, जो भी शासक है उसको हराकर और वहां पर साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, उपनिवेशवाद कहलाती है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पूर्वग्रह से आप क्या समझते हैं? पूर्वग्रह का मतलब क्या होता है? अगर शॉर्ट वर्ड में अगर आपको बताए तो पूर्वग्रह का मतलब होता है नेगेटिविटी, किसी भी दूसरे सदस्य के प्रति आप बिना जाने बिना समझे उसके बारे में एक अलग अवधारणा आप अपने माइंड में स्थापित कर लोगे, तो वही आपका पूर्वग्रह कहलाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या दिया गया है, पूर्वग्रह वह मनोवृत्ति है जो एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व निर्णय लेने या फिर व्यवहार से संबंध रखता है। इसमें किसी व्यक्ति या समूह की जाने या फिर पहचाने बिना, ठीक है, जानने या फिर पहचाने बिना ही नकारात्मक सोच बना ली जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, अन्य पिछड़ा वर्ग को स्पष्ट करें, यानी जो आपका ओबीसी आता है, ठीक है, इसी को परिभाषित करना है।
तो कैसे करेंगे, देखिए अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य हिंदू और मुस्लिम समुदाय की उन निम्न, ठीक है, जो निचला स्तर का जो जाति है, जो अनुसूचित जातियाँ ना होने के बाद भी, अनुसूचित जातियाँ समझते हो ना, जो SC है और आपका ST है, वो जाति नहीं होने के बाद भी सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई है, उसी को ही अन्य पिछड़ा वर्ग बोला जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से, जो अनुसूचित जातियां हैं वो तो भाई शैक्षणिक यानी शिक्षा के आधार पर वो पिछड़े हुए, और आर्थिक यानी पैसे कौड़ी और संपत्ति के आधार पर भी वो पीछे है बहुत, और सामाजिक आधार पर भी वह पीछे है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। लेकिन इसके अलावे मुस्लिम और हिंदू समुदाय में भी, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि OBC जो होता है उसमें अलग अलग जाति के लोग भी इस कैटेगरी में पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, उसी को ही OBC कैटेगरी में रखा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षेत्रवाद से क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद का सबसे सिंपल परिभाषा मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो वर्तमान में चल रहा है, इससे आप आंसर को रिलेट कर पाओगे। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कोई भी क्षेत्र, जैसे एक क्षेत्र हो गया हमारा झारखंड, तो झारखंड में जो आपका भाषा को लेकर एक वाद चल रहा था, है ना, हाल फिलहाल में चल रहा था, उस भाषा के लिए जो हम लोग वाद कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसी को ही क्षेत्रवाद बोला जाता है, भाषाई आधार पर। तो वही हो गया एक क्षेत्रवाद। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या आपका, क्षेत्रवाद का तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की उस भावना से है, यानी इसमें क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र में लोग रहते हैं और उसकी वह भावना जिसके अंतर्गत वे अपनी एक विशेष भाषा, आ गया ना, सामान्य संस्कृति, इतिहास और व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर उस क्षेत्र से विशेष अपनत्व महसूस करते हैं। जैसे झारखंड में खोरठा भाषा को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनापन लगता है उनको कि हाँ भाषा के आधार पर यहाँ पर खोरठा ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो लैंग्वेज है, बिहारी जो लैंग्वेज है उसको हटा देना चाहिए। तो जो अपनत्व महसूस होता है, यानी अपनापन महसूस होता है, तथा क्षेत्रीय आधार पर स्वयं को एक समूह के रूप में भी देखते हैं, उसी को ही क्षेत्रवाद बोला जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, पितृसत्ता से क्या समझते हैं। पितृ मतलब पिता, सत्ता का मतलब होता है जो आपका राज्य करने वाला सत्ता होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा क्या है, तो भाई पितृसत्ता का मतलब क्या होता है, पितृसत्ता वह व्यवस्था है जिसमें परंपरा और व्यवहार के नियमों द्वारा स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की शक्ति और सत्ता को अधिक महत्व दिया जाता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, पितृसत्ता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, परियोजना कार्य से आप क्या समझते हैं। अच्छा, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में यहाँ पर नहीं आता ना, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट होगा, उसका परिभाषा भी अलग अलग है, ये खूबी है। तो जो परिभाषा आपको बेटर लगेगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अपने माइंड में। तो देखिए परियोजना कार्य से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है परियोजना कार्य वह है जो किसी विषय या समस्या का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब यही क्वेश्चन का परिभाषा आगे वीडियो में आपको अलग तरीके से मिलेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या आपका, नगरीकरण की परिभाषा दे। नगरीकरण मतलब क्या होता है, नगर का मतलब शहर और करण का मतलब होना। तो देखिए नगरीकरण का तात्पर्य किसी क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या के बढ़ने से ही नहीं होता है, बल्कि वह यह प्रक्रिया भी है, मतलब नगरीकरण का मतलब तो यह होता ही है कि कहीं भी नगर में जनसंख्या बढ़ जाती है तो वह एक नगर हो जाता है, नगरी का करण यानी शहर बनता जाता है। तो ये तो होता है, साथ में बल्कि यह प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा लोगों के सामाजिक और आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। सामाजिक कहने का मतलब है समाज में बदलाव होने लगता है, गांव का अलग समाज होता है, नगर का अलग समाज होता है। गांव में जो अर्थव्यवस्था होती है वो बहुत ही निम्न स्तर होती है और शहर की जो अर्थव्यवस्था होती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है। तो इसमें भी जो बदलाव होते हैं ना उसको भी बोला जाता है नगरीकरण। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण की परिभाषा दे। अब यहाँ पर जो आधुनिकीकरण का परिभाषा है ये थोड़ा लेंदी है, आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पंचायती राज से क्या समझते हैं। पंचायत के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे क्योंकि आप लोग गाँव से रिलेट करते हो। तो पंचायती राज क्या होता है, देखिए इसका उत्तर, पंचायती राज का अर्थ एक विशेष व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव के क्षेत्र में जनता द्वारा निर्वाचित यानी उसमें जनता ही वोट डालकर सदस्यों द्वारा स्वशासन करना, यानी जो वहां पर उस क्षेत्र में वोट देते हैं और मुखिया बनता है उसी को स्वशासन बोला गया है। स्वशासन करना तथा राज्य सरकार को सहायता देना कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, इससे रिलेटेड राज्य सरकार को अवगत करवाना, वहाँ पर योजनाओं को लागू करवाना और जनता को लाभ देना, वही तो है पंचायती राज। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या आपका, भूमि सुधार का तात्पर्य कृषि भूमि जो खेती करने वाला जो जमीन होता है, तो कृषि भूमि की एक ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें छोटे और भूमिहीन किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके। यानी जो खेती बाड़ी करने वाली जो व्यवस्था है
उसमें खास करके जो छोटे और भूमिहीन किसान यानी जिसके पास ज़मीन नहीं है और वो दूसरे की ज़मीन में खेतीबाड़ी करते हैं, उसकी आर्थिक दशा में सुधार करना ही क्या कहलाता है? भूमि सुधार। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो जनसंचार आप लोग बहुत पहले ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो देखिए यहाँ पर जनसंचार का मतलब क्या होता है? जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक या कुछ विचारों को अपने साधनों द्वारा पूरे समुदाय तक पहुंचाया जाता है। अपने विचारों को किसी समुदाय के पास अगर हम लोग पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं एक संचार हम लोग करते हैं कि नहीं, किसी भी सूचना का संचार करते हैं, तो वही तो है अपने विचार को लोगों के पास पहुंचाना, समाज के पास पहुंचाना, यही कहलाता है जनसंचार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, कृषक समाज से आप क्या समझते हो? कृषक मतलब किसान, समाज का मतलब आप सभी को पता है, तो किसान वाले समाज से आप क्या समझते हो? तो कृषक समाज का तात्पर्य उन ग्रामीण लोगों से है, यानी गांव में रहने वाले लोगों से है जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि को स्वयं जोतते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए खुद अपने ज़मीन को जोतते हैं, तथा कृषि जिसमें परंपरागत जीवन का एक मुख्य हिस्सा होती है। मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए खुद अपने ज़मीन को जोतते हैं और खुद उसमें फसल उगाते हैं और उसमें जो भी कार्य करते हैं वह परंपरागत तरीके से सारा कुछ करते हैं, कोई भी नया तकनीक टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, वही कहलाता है कृषक समाज। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूमंडलीकरण पर प्रकाश डाले। यहाँ पर अलग परिभाषा है, इसका टफ परिभाषा है, तो हम लोग सिंपल परिभाषा में इसको समझेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, डिफाइन कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय हिंदी में, तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? समुदाय सभ्यता की सच्ची नैतिक इकाई है क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखा जाता है। समुदाय क्या है? एक सच्ची नैतिक इकाई है क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं, आप लोग देखते हो नहीं, आप लोग सुनते हो कि अरे यार उस समुदाय में ना वो गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है तो उस समुदाय ने उसको दंड दे दिया। तो जो समुदाय होता है उसमें क्या होता है कि व्यवहारों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखा जाता है। समुदाय की प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति की भावनाओं का निर्माण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जातिवाद क्या है? अभी हमने देखा क्षेत्रवाद, तो क्षेत्र के अनुसार जो भी अपनापन हम लोग भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हम लोग करते हैं कि नहीं झारखंड में ये भाषा लागू होनी चाहिए, उसी तरीके से जातिवाद भी होता है जाति के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर जातीय रस्म रिवाज, विवाह बंधन, खान पान आदि नियमों का कठोरता से पालन करना तथा उन्हीं आधारों, तो हर एक जाति में कुछ ना कुछ रस्म और रिवाज होते हैं, विवाह बंधन होता है, खान पान करने का तरीका होता है, आदि जितने भी नियम हैं जाति के अंदर उसको पूरे कड़ी तरीके से कठोरता से पालन करना तथा अपनी जाति को श्रेष्ठ समझने की भावना का भी प्रचार करना जातिवाद कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नातेदारी की परिभाषा दे। देखिए इसका उत्तर, नातेदारी रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों और विभिन्न प्रकार के संबंधों की वह व्यवस्था है। नातेदारी में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसमें रक्त और विवाह संबंधित व्यक्ति होते हैं। जैसे कि रक्त का कहने का मतलब है जैसे कि कोई बाप है तो उसका अपना बेटा, कोई माँ है तो उसका अपना बेटी या अपना बेटा, उसके बाद इसके अलावे भाई बहन, अपने सगे भाई बहन, तो ये कहीं ना कहीं एक रक्त संबंध वाले लोग हैं। और विवाह संबंध वाले लोग, आप सभी को पता है कि एक दूसरे का जो विवाह होता है, तो विवाह संबंध वाले व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंधों और विभिन्न प्रकार के संबंधों की वह व्यवस्था है जो इन संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनके सामाजिक अधिकारों और कर्तव्य का बोध कराती है, वही होता है नातेदारी। कोई भी आपका रिश्तेदार है, आपका विवाह से उनका रिश्ता बना या फिर ब्लड रिलेशन यानी रक्त के आधार पर बना, अच्छी परवरिश देती है, तो उसी तरीके से अलग अलग रिलेशन में, अलग अलग नातेदारी में क्या होता है कि कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है समाज में, तो वही कहलाता है नातेदारी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं? ओबीसी। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसका अलग परिभाषा है, तो जो भी परिभाषा आपको बेटर लगे आप उसको याद कीजिएगा। जैसे यहाँ पर इसको भी पढ़ के मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है संवैधानिक दृष्टि से, यानी कानून में ये चीज़ दिया गया है, संविधान में ये चीज़ दिया गया है कि संवैधानिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग या पिछड़ा वर्ग या फिर दलित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अल्पसंख्यक आदि आते हैं। इसमें समाज के सभी साधनहीन वर्गों को सम्मिलित किया जाता है, उसी को पिछड़ा वर्ग बोला गया है। तो इसमें सभी को डाल दिया है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग में। हालांकि ये भी तो पिछड़े हैं, लेकिन ज़्यादा पिछड़े, इसलिए इसको एसटी कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी में रखा गया है। ये जो अनुसूचित जातियाँ है, अनुसूचित जनजातियाँ है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एससी एसटी कैसे आया पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी में, तो कहीं ना कहीं वो भी तो पिछड़े हैं। बस क्या है कि दोनों में डिफरेंस कि भाई ये ज़्यादा पिछड़े हैं और ये जो आपका अल्पसंख्यक है जिसमें हिंदू, मुस्लिम और भी सारे वर्ग के लोग आते हैं, वो थोड़ा सा इन लोगों से कम पिछड़े हैं।
तो इसलिए आप इसको सभी से रिलेटेड करके परिभाषित कर सकते हो, या फिर जो पहले आपने परिभाषा हमने दिया वो भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो? तो देखिए इसका उत्तर है, राष्ट्रवाद चिंतन की एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म, जाति या क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब समझिए कि देश प्रेमी। जी हाँ, आप भारत से अगर मोहब्बत करते हो, भारत से प्रेम भावना रखते हो, तो आपको अपने धर्म के प्रति, अपने जात के प्रति ज़्यादा फोकस ना करके देश से ज़्यादा प्रेम करना, वही कहलाता है राष्ट्रवाद। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। तो भूमंडलीकरण का मतलब देखिए यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों की एक जटिल श्रृंखला, जिसमें विविध प्रकार के स्थानों के लोग और आर्थिक कार्यकर्ताओं में पारस्परिक निर्भरता, एकीकरण और अंतःक्रिया को बढ़ावा दिया गया है, उसी को ही क्या बोला जाता है? भूमंडलीकरण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हो? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, छोटे उद्योग एवं छोटी छोटी मशीनों की बड़ी मशीनों द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ाना औद्योगिकीकरण कहलाता है। इससे उद्योगों का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभुसत्ता की परिभाषा दे। प्रभुसत्ता का मतलब होता क्या है? देखिए इसका उत्तर, प्रभुसत्ता का अर्थ है राज्य की एक ऐसी सत्ता जो किसी भी दूसरे राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। राज्य से आप लोग स्टेट मत समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा, राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता है, राज्य राजधानी वाला। राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि राज्य की एक ऐसी सत्ता, जैसे हमारे देश में एक ऐसा सत्ता है जो किसी भी दूसरे राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। हमारी देश की जो सत्ता व्यवस्था है, क्या अंग्रेजों का गुलाम है? बिल्कुल भी नहीं, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, तथा जिसका उपयोग राज्य अपने कानूनों के अनुसार, और यहाँ पर एक नया कानून लागू है जिसको संविधान बोला जाता है, तो अपने कानून के अनुसार किसी भी तरह कर सकता है, यानी यहाँ पर वह शासन कर सकता है। इस सत्ता को पूरे विश्व में मान्यता मिली होती है, और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो सत्ता है वो पूरे विश्व में इसकी मान्यता मिली है, तो उसी को कहा जाता है प्रभुसत्ता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो इसको कहीं ना कहीं अगर इसको आप तोड़ के समझोगे, धर्म का मतलब होता है धर्म, निरपेक्षता का मतलब होता है धर्म का पक्ष ना लेना। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, धर्मनिरपेक्षता या फिर धर्मनिरपेक्षतावाद, दोनों एक ही वर्ड है, याद रखिएगा, दोनों एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। हमारे सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में ये कहीं ना कहीं एक जटिल शब्दों में से एक है। देखिए आपको यहाँ से समझना है, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राजा वह होता है जो किसी शेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता है। यानी आपको धर्म के आड़ में, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कोई राजा हो, किसी भी दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुँचाना, या फिर कोई भी धर्म हो उसकी तुलना नहीं करना, पक्ष नहीं लेना, यही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। और यह जो आपका धर्मनिरपेक्षता है, तो यह धार्मिक उग्रवाद का विरोध भी करता है। तो यही होता है धर्मनिरपेक्षता। यानी आपको, अगर आप हिंदू धर्म से हो, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हो, या फिर आप सत्ता पर शासन कर रहे कोई राजा हो, और आप किसी दूसरे धर्म को बुरा भला बोल रहे हो, तो ये धर्मनिरपेक्षता का विरोध करता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? किसी का भी आपको बुरा नहीं बोलना है, किसी का भी धर्म हो, सभी को समान तरीके से, सही तरीके से, रिस्पेक्ट की नज़र से आपको बोलना है, और सभी का ये अधिकार है। तो यही आपका धर्मनिरपेक्षता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य की परिभाषा दे। राज्य का मतलब स्टेट नहीं कि झारखंड राज्य या फिर आपका बिहार राज्य, ये आपका राज्य का मतलब होता है कोई भी देश, राष्ट्र। तो राज्य एक ऐसी समिति है जो कानून और शासन अधिकार के द्वारा कार्य करती है। बिल्कुल, हमारे देश में भी, हमारे राज्य में भी क्या होता है कि एक समिति है, ठीक है, जिसमें कानून भी है और शासन अधिकार है, जिसके द्वारा कार्य करती है यहाँ पर, जिसे एक निश्चित भूभाग के अंदर, जैसे हमारे भारत देश के भूभाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी को कहा जाता है राज्य। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीय का मतलब कोई भी क्षेत्र, दल का मतलब जैसे कि कोई भी दल, पार्टी वगैरह जो भी होता है, तो वही होता है क्षेत्रीय दल। जैसे ऐसे दल जिनका राजनीतिक प्रभुत्व किसी क्षेत्र विशेष या प्रादेशिक स्तर तक ही होता है, क्षेत्रीय दल कहलाता है। एक ऐसा राजनीतिक प्रभुत्व है जिसमें किसी खास क्षेत्र पर ही उसका स्तर सीमित रहता है, उसी को ही क्षेत्रीय दल कहा जाता है। ये दल अपने क्षेत्र विशेष के हित के लिए कार्य करते हैं, और ये दल क्या करते हैं? अपने क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनसंचार की परिभाषा दे।
तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है जनसंचार का मतलब क्या होता है। सार्वजनिक संदेश के उत्पादन और प्रसारण के संगठित स्वरूप को जनसंचार कहा जाता है, जिनके अंतर्गत टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं सम्मिलित है। ये भी आप लिख सकते हो कि सार्वजनिक संदेश यानी समाज में जो भी संदेश हम लोग टेलीविज़न के द्वारा, रेडियो के द्वारा, फिल्म के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं, यही तो है जनसंचार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, ग्रामीण समाज से आप क्या समझते हो, गांव के समाज से आप क्या समझते हो। आप लोग 99% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो गांव में रहते होंगे, गांव के समाज में रहते होंगे। तो इसको परिभाषित कैसे कीजिएगा, देखिए जो समाज गांव में रहकर अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है उसे ग्रामीण समाज कहा जाता है। भारतीय समाज, जो भारत का समाज है, वह प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है, क्योंकि यहाँ पर 70% लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। समझ में आया ना, तो यही आपका ग्रामीण समाज है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परियोजना कार्य को परिभाषित करें। देखिए इसका उत्तर, शाब्दिक दृष्टि से प्रोजेक्ट कार्य दो शब्दों जैसे कि पहला आपका प्रोजेक्ट प्लस कार्य, दोनों को मिलाकर ये आपका परियोजना बना है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लस कार्य से मिलकर बना है। प्रोजेक्ट का अर्थ योजना से है और कार्य का अभिप्राय कार्य प्रणाली है या विधि से है। ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, किसी भी योजना से है, और कार्य का मतलब कार्य प्रणाली से है या फिर किसी विधि से है। इस प्रकार प्रोजेक्ट कार्य का अभिप्राय योजना की कार्य प्रणाली है। समझ में आया ना, सबसे सटीक परिभाषा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पश्चिमीकरण की परिभाषा दे। पश्चिमीकरण का मतलब अगर आप समझना चाहते हो तो वेस्टर्न का जो रूल रेगुलेशन संस्कृति हम लोग अपनाएं, जैसे हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो अंग्रेज आए, इससे पहले हमारी क्या वेशभूषा थी, हम लोगों का जो संस्कृति था वो कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म वाला था, और जैसे ही अंग्रेज़ आई तो हम लोगों का क्या हो गया, संस्कृति वेस्टर्न कल्चर का हो गया। कहने का मतलब हम लोग पैंट शर्ट वगैरह सारा कुछ पहनने लगे, इंग्लिश बोलने के लिए सीखने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर हो गई। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर, पश्चिमीकरण की परिभाषा दे। देखिए इसका उत्तर, प्रसिद्ध समाज शास्त्री श्रीनिवास के अनुसार इस शब्द में 150 वर्षों से अधिक के अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज, जो 150 सालों से अधिक हमारे देश में जो अंग्रेज शासन किए, उसके परिणाम भारतीय समाज और संस्कृति में जो आए बदलाव हुए, जो परिवर्तन हुए तथा विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधाराओं और मूल्यों में आए जो बदलाव सम्मिलित हुए, उसी को ही पश्चिमीकरण बोला गया है, जो मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, समाज से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका उत्तर, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित समूह समाज कहलाती है। समाज क्या होता है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का जो सम्मिलित समूह होता है उसी को ही समाज कहते हैं। व्यक्तियों के ही समूह को ही समाज कहते हैं, जो सम्मिलित रूप से होता है, जिसमें सांस्कृतिक एकता हो तथा उसमें सभ्यता, नैतिक मूल्य तथा उच्च आदर्श की बातें हो, वही आपका समाज कहलाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनजाति को परिभाषित करें। देखिए इसका उत्तर है, जनजाति एक सामाजिक समूह है, समाज का ही एक समूह है जिसमें कई परिवार, कुल, वंशज शामिल हो और नातेदारी अभी हमने आपको बताया, नातेदारी सजातीयता, सामान्य इतिहास अथवा प्रादेशिक राजनीतिक संगठन के साझे संबंधों पर आधारित है। जाति परस्पर अलग अलग जाति के अधिक्रमिक व्यवस्था है, जबकि जनजाति एक समावेशात्मक समूह होती है। कहने का मतलब देखिए, अगर आपको ये टफ लग रहा है ना, तो इससे सिंपल आप क्या लिखिएगा, जनजाति एक सामाजिक समूह है जिसमें कई परिवार ये सारे शामिल होते हैं और यह जंगल में निवास करते हैं। ठीक है, वनस्पति जात में निवास करते हैं, उसी को ही जनजाति कहा जाता है।